Hello everyone, welcome back to the Political Science CSS lecture series by Near Peer. In the last lecture, we were discussing the different kinds of sovereignty और हमने उनके मुतालिक थोड़ा देखा था कि what every different kind of sovereignty entails. और आज हम मजीद वहीं से continue करेंगे और देखेंगे उनको थोड़ा डिटेल के अंदर. The first one, the first kind of sovereignty is the nominal sovereignty और हमने डिस्कस किया था कि ये वो इंस्टीट्यूशन है या वो ऑफिस है जिसकी सिर्फ नाम की हद तक, हैंस नॉमिनल यानी नाम की हद तक, इसको टाइटुलर सॉवरेंटी भी कहा जाता है. तो टाइटुलर यानी सिर्फ टाइटल की हद तक जिसके पास पावर होती है. तो इफ वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्वीन है वो नॉमिनल हेड होती है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर president is the nominal head, which means that he doesn't exercise any real power or real authority, लेकिन he signs the bills into law. उसको नाम की हद तक सबसे superior consider किया जाता है. So that is what we mean by nominal or titular sovereignty. The second is the legal sovereignty or the legal sovereign. The legal sovereign of a country is that institution through which actual laws of that country flow, जिसके पास एक्चुअली सारी अथॉरिटी होती है फॉर्मुलेट करने की डिफरेंट पॉलिसीज की, उसे लीगल सॉवरेन कहा जाता है. तो अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज की बात करें तो उसके अंदर आपकी जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर्ड होती है लॉज बनाने में, तो आप उसको लीगल सॉवरेन कहेंगे. अगर आप किसी दूसरी कंट्री की मिसाल लें, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सऊदी अरेबिया की मिसाल लें तो सऊदी अरेबिया के अंदर आपके पास जो आपका मोनार्क है, दैट इज द किंग, वो पॉलिटिकल सॉवरेन आपका लीगल सॉवरेन होता है. तो इसी तरह एक जो तीसरी किस्म की सॉवरेंटी है उसे कहा जाता है पॉलिटिकल सॉवरेंटी. पॉलिटिकल सॉवरेंटी और द पॉलिटिकल सॉवरेन इज दैट ग्रुप टू व्हिच द लीगल सॉवरेन मस्ट बाउ, टू व्हिच द लीगल सॉवरेन मस्ट सबमिट इटसेल्फ. तो पॉलिटिकल सॉवरेन इज द सम टोटल ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसेस ऑन द लीगल सॉवरेन. तो डेमोक्रेसी के अंदर आपकी लेजिस्लेशन को, आपकी पार्लियामेंट को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? इनमें आपकी अवाम है, आम अवाम, आपकी पॉपुलर विल, पब्लिक ओपिनियन, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एनजीओज, मीडिया, लॉबीज, ये सारी चीजें आपकी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं. तो इसीलिए आपका पॉलिटिकल सॉवरेन ये वाले इदारे बन जाते हैं डेमोक्रेसीज के अंदर, बिकॉज दीज इन्फ्लुएंस द लीगल सॉवरेन. जो अगर हम बात करें आपकी मोनार्किकल सिस्टम्स की, ये तो हमने डेमोक्रेसीज की बात कर ली. अगर हम दोबारा से सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे पास वो ऐसे कौन से इदारे हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है किंग की पावर? तो वो दो हैं. हम देखते हैं कि सऊदी अरब में रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है, और दूसरी तरफ पर जो आपकी रिलीजियस क्लर्जी है, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी डोमिनेंट क्लर्जी, इनके कंसेंसस है, इनके मिलजोड़ से हुकूमत चलती है. ये वो है जो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं लीगल सॉवरेन के ऊपर. जो एक तीसरा आइडिया, एक चौथा आइडिया बल्कि इसके अंदर होगा, वो है पॉपुलर सॉवरेंटी का. पॉपुलर सॉवरेंटी इज अ वॉचवर्ड फॉर डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का बहुत फंडामेंटल पिलर है. पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब बेसिकली ये है कि जो पॉपुलर विल, यानी आम अवाम के पास अथॉरिटी है, आम अवाम की जो विल है वो सुप्रीम है, वो एब्सोल्यूट है. तो यूनिवर्सल सफरेज का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है जहां पर भी पॉपुलर सॉवरेंटी उसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती है, विच मीन्स के ऑल द पीपल 18+ वो उनको राइट टू वोट मिलता है. तो अगर आप, और राइट टू वोट की एक्सटेंशन का मतलब ही है कि जो कवानीन पार्लियामेंट में पास होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो अवाम की मर्जी से होंगे. तो ये बड़ी फंडामेंटल डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर देता है डेमोक्रेसी और दूसरे सिस्टम्स में. Democracy, by its very nature, accepts the principle of popular sovereignty, while monarchy or dictatorship or aristocracy does not. The last idea is the idea of de jure and de facto sovereignty. De jure का मतलब होता है परमानेंट, एक्चुअल, जो आपका सॉवरन होता है लीगल तौर पे. मगर कभी कभी रियासतों में इस तरीके से पावर डायनामिक रियलिटी में इस तरीके से ऑपरेट करती है कि जो डिजोर सॉवरेन है वो कमांड नहीं कर पा रहा होता एब्सोल्यूट कंट्रोल. सो समटाइम्स डिजोर सॉवरेन इज अनेबल टू कमांड ओबीडियंस, अनेबल टू enforce its will onto the people, and temporarily
another individual or an institution is able to command the obedience or enforce its will on the people for some time, उसे कहते हैं de facto sovereign. आपने कभी कभी टर्मिनोलॉजी एकेडमिया या एकेडमिक सर्कल्स में सुनी होगी जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में de facto मार्शल लॉ लगा हुआ है. अब उन लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में मार्शल लॉ ऑब्वियसली तो नहीं नजर आता आपको लगा हुआ, आपकी पार्लियामेंट भी फंक्शन कर रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आपके सारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं. वो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में बैक एंड पे पॉलिसीज मिलिट्री की रजामंदी से बनती है. तो वो ये मतलब होता है उसका कहने का. तो ये तो एक बड़ी क्या इस पे कंसेंसस ऑफ कोर्स नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी टेंजिबल एग्जांपल टू कोट. म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार के अंदर वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट हैज बीन गोइंग ऑन देयर, बट उसके अंदर हम इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो म्यांमार की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो डिज्योर है, वो डिज्योर गवर्नमेंट है, लीगली तौर पे वो एम्पावर्ड है, लेकिन असल में वहां पर जो रूल्स लॉज और एक्ट्स इन्फोर्स करा रहे हैं अपने वो मिलिट्री की गवर्नमेंट है. तो वहां पे डी फैक्टो सॉवरेन बन जाती है. इसी तरीके से आप कहते हो कि जैसे सीरियन स्टेट के अंदर जब क्राइसिस चल रहा है तो आप कहते हो कि आईसिस ने अपनी डी फैक्टो स्टेट बना ली है. डी फैक्टो से मुराद यानी वो एक्चुअल नहीं है, लीगल नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और वो एक्सेप्टेड नहीं है, मगर वो टेम्पररी तौर पे इज एबल टू इन्फोर्स इट्स ओन विल बाय यूज ऑफ फोर्स, समथिंग दैट de jure should have done. तो उसको आप डी फैक्टो कहते हो. इसी तरह अक्सर ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है, जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कि जी दिस इज द डी फैक्टो गवर्नमेंट, कि वो असल में तो गवर्नमेंट नहीं है, असल में तो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ये हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर होता है. जो सेक्रेटरीज होते हैं डिपार्टमेंट्स के वो डी फैक्टो मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि असल ड्राइव पीछे से वो लोग सारी चीज कर रहे होते हैं. सो होप दैट इट क्लैरिफाइज दिस very thin distinction between the two concepts. Moving on, this is the critical analysis part, जो हमने हर टॉपिक के अंदर एक हम critical analysis करते हैं उस टॉपिक का, so that you are able to differentiate your answer from other students. Also, you can show examiner that you have an authoritative command over the subject so that you can secure better marks than most students. Sovereignty की आज के दौर में क्या हैसियत है, और इसके ऊपर दो तीन अक्सर सवाल उठाए जाते हैं. पहली चीज ये कि क्या सॉवरेंटी डिवाइड हो जाती है जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं. तो अगर एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में जब तब्दील हो, जैसे हमारे यहाँ एक नई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है, तो क्या इसका मतलब सॉवरेंटी भी चेंज हो गई? तो द आंसर इज नो. ऐसा नहीं है कि पहले सॉवरेंटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास थी और अब इमरान खान साहब के पास है. Sovereignty was vested in the office of Prime Minister, and the office of Prime Minister is same. The person occupying that office has simply changed. So sovereignty is still there. इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती हैं या आप पावर डेवोल्यूशन करते हो, लोकल गवर्नमेंट्स को देते हो, तो आप अथॉरिटी डिवॉल्व कर रहे हो. तो sovereignty is about who the absolute control over that authority, right? So if authority is being devolved, sovereignty should get devolved or divided as well. No. The answer is again no. Why? Because देखें, सॉवरेंटी रियासत के स्ट्रक्चर में होती है. कॉन्स्टिट्यूशन रियासत के स्ट्रक्चर और उसके ढांचे में सॉवरेंटी देता है. तो तमाम तर इदारे, वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, वो उस सॉवरेंटी को जॉइंटली एक्सरसाइज करते हैं. क्योंकि सॉवरेंटी का मतलब ये नहीं है मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर कि एक बंदे के पास एब्सोल्यूट पावर हो, वो रियासत के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए. तो क्या जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो रियासत का हिस्सा नहीं होती? वो भी रियासत का हिस्सा होती है. आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लार्जर स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होती, वो भी उसी का हिस्सा होती है. इनफैक्ट बेसिकली आपके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, आपके तमाम कॉन्स्टिट्यूशन से बनने वाले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में सॉवरेंटी रखी जाती है, यहाँ होती है टेक्निकली. उस तरह हम बात करें फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में. तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट दैट मेक्स द फेडरल गवर्नमेंट, जिसके तहत आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स डिवॉल्व की जाती हैं. देयरफॉर दे आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेम स्टेट स्ट्रक्चर. तो अगर हम ये इस तरह देखें तो ये आपकी स्टेट है
और इस स्टेट के पास सॉवरेंटी है, इसके अंदर आपकी फेडरल, आपकी प्रोविंशियल या आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो कि उसी एक स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। ये वही स्टेट स्ट्रक्चर है जिसके पास सॉवरेंटी है। द लास्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल सॉवरेंटी। हमने ये डिस्कस किया था कि सॉवरेंटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमेंशन ये है कि कोई एक्सटर्नल पावर कमांड ना करती हो या ओबीडियंस या कोई एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस ना कर सकती हो डिसीजन को। तो जो इंडिजिनस गवर्नमेंट है, जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट है, दैट मस्ट हैव द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इट्स ओन अफेयर्स। तो इस तरह तो जब कंट्रीज कंप्लाई करती हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, या जैसे अगर हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात करें तो आपकी यूरोप की बहुत सारी रियासतें जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, जिन पर यूरोपियन यूनियन के लॉज अप्लाई होते हैं, तो क्या वो सॉवरेंटी की उस कंट्री की वायलेशन है? फॉर सम स्कॉलर्स दैट्स अ यस। फॉर सम स्कॉलर्स सॉवरेंटी बिकम्स less relevant in the 21st century by virtue of the fact that these influences have become greater. But for according to a lot of other scholars, and the view that I also subscribe to, it is not the case. Why? Because आपके बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और ऑब्लिगेशन से आपकी स्टेट कंफर्म करती है, वो रियासत खुद वॉलंटरीली उनके साथ कंफर्म करने की उसने एग्री किया होता है। सो फॉर इंस्टेंस, एक कंट्री जो जिनीवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी बनती है और ये उस सिग्नेटरी बनने से वो ये खुद वॉलंटरीली एग्री करती है कि मैं इस कन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करूंगा, और बाद में वो रियासत उसको फॉलो करती है, तो वो अपनी सॉवरेंटी खो नहीं रही। उसने अपनी सॉवरेन अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए कुछ रूल्स के साथ कंप्लाई करने का वादा किया और वो सिंपली उस प्रॉमिस को फुलफिल कर रही है। सो बेसिकली if you make a promise to your friend that you will do this and this and that, and later you feel sometimes awkward, sometimes bad कि यार you have to fulfill that promise, so do you think that you are coerced to do that action? In a way, no, because you yourself had agreed to do that action, so that was your own deliberate choice. You were not forced to do that technically. तो इसी तरीके से आपकी फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये रियासतें जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, इनको जबरदस्ती यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, बिकॉज दे वॉलंटरीली एग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दे वॉलंटरीली agreed to follow the laws of European Parliament in Brussels. Therefore, the laws of European Union which then apply to these countries do not devolve or diminish the sovereignty of these individual countries, but it is also the reflection and manifestation of sovereignty in the context of 21st centuries, where countries themselves, for their personal interest, for their larger interest, जर्मनी ने क्यों यूरोपियन यूनियन के लॉ से कंप्लाई करने का एग्री किया वॉलंटरीली? बिकॉज उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उसके नतीजे में, जर्मनी की आवाम को उसके नतीजे में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उन पॉलिटिकल और प्रैग्मेटिक रीजंस की वजह से कंट्रीज अपनी सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करते हुए खुद अपनी पावर को अगर लिमिट करती हैं, in the sense that they attempt to follow international laws and international treaties, this does not mean that their sovereignty is compromised. This simply means that they have taken their own rational decision by necessarily exercising their sovereign authority. यानी international treaty का हिस्सा बनना itself is a manifestation of their sovereign power. Because they are sovereign power, they are eligible to become part of an international treaty and follow that international treaty. And following the rules of the game, they can back out from any international treaty whenever they want to. So जिस तरह हम देखते हैं कि ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, तो पहले अमेरिकन रियासत उसका हिस्सा बनी, तो अमेरिका की सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हुए बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वुड फोर्स अमेरिका टू कट डाउन ऑन कार्बन एमिशंस इन द पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी। लेकिन उसी सॉवरेन अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए अमेरिकी रियासत ने उससे विड्रॉ कर लिया। तो it is a manifestation of the same sovereignty and same sovereign power of the state. तो हमने sovereignty के इस लेक्चर के अंदर जो हमने चीजें देखी, उस sovereignty के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने डिस्कशन की, sovereignty के एट्रीब्यूट्स पे हमने डिस्कशन की। हमने देखा कि sovereignty का कॉन्सेप्ट कैसे स्टेट ऑफ नेचर से इवॉल्व होकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी के जरिए हमारे सामने, थॉमस हॉब्स की थ्योरी में हमारे सामने आता है। हमने
different kinds of sovereignty को discuss किया और उनकी मुख्तलिफ manifestations देखी, and at last we also discussed what is the application of sovereignty in the 21st century and whether or not sovereignty is compromised by these host of domestic and international influences that are the sine qua non of the 21st century political dynamics. In the next lecture series, we'll continue our lecture with the forms of government. मैं political concept से पहले forms of government पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, because these are the most important aspects of political science जिन पे आपके बहुत ज़्यादा questions repeat होते हैं. So we'll be doing parliamentary democracies, presidential democracies, unitary systems, federal systems, monarchy, democracy, dictatorship, इनके differences वगैरह हम पहले cover करेंगे. Until then, good luck and take care. See you in the next lecture.